बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक डोगर अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मायनाज़ तज़किया निगार जनाब MS सतर कुरैशी साहब, और आज हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान मलिक ऐवान साहब, जो कि एक अच्छे नामवर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। इमरान खालिद अवान जी, और ये वाइस चेयरमैन है PMHD TV उनके। तो हम जनाब अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहते हैं और कुरैशी साहब को भी वालहाना अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो कुरैशी साहब हमारे प्रोग्राम की एक जान है, इनके बगैर तो आपको पता है आमने सामने अधूरा है। तो नाज़रीन, आज हमारा कल का जो प्रोग्राम था उसी तसलसल में हम जारी रखेंगे। इसमें कल हमने गुफ्तगू की थी मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इस वक्त रस्साकशी चल रही है मुख्तलिफ अफसरों के तबादलों को लेकर, और ये एक ज़ाती नौयत की लड़ाई है जिसको आपस में उलझ रहे हैं, जिसकी वजह PDM इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, क्योंकि जरदारी साहब ने इस्तीफे देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा जो मरियम नवाज है और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात हुई है, और उनमें जो उन्होंने चुटकुले, मैं तो चुटकुले ही कहूँगा, जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, तो उस मौजू पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उनके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि उनका पासपोर्ट जो है अभी एक्सपायर होने वाला है और वो बहुत जल्द किसी और दूसरे मुल्क की तरफ जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब MS सतर कुरैशी साहब से कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और अपने तज़किये से हमें नवाजें। जी कुरैशी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फारूक डोगर साहब और मोहतरम जनाब इमरान खालिद अवान साहब। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान गेस्ट हैं, तो मैं ये चाहता था कि मेहमान गेस्ट से आप गुफ्तगू का शुरू करते। मैं तो खैर स्टार्ट करना चाह रहा था। एनीहाउ आपने जो बात की है उस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं आपको एक दो चीज़ बताता चलूँ पहले। जी, सबसे पहली बात तो ये जो आपने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की बात की ना, जी, तो आपको क्या इस बात का इल्म है कि नवाज शरीफ सिर्फ ओनली जो है पाकिस्तान की शहरियत रखते हैं, किसी और मुल्क की शहरियत नहीं रखते? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी शहरी हैं और किसी मुल्क के शहरी नहीं होते। ये उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तानी शहरी। देखिए, अगर पाकिस्तानी शहरी हैं वो सिर्फ और वो किसी और मुल्क की शहरियत नहीं रखते, तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चाहे मुजरिम हो चाहे मुलजिम हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसका पासपोर्ट बनाने से किसी वक्त रोक नहीं सकती। तो अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है तो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान UK इस बात की मिजाज है कि वो फौरी तौर पर उनको नया पासपोर्ट जारी करें। फिर दूसरी बात ये कि न सिर्फ वो पाकिस्तान के शहरी हैं, बल्कि पाकिस्तान जो कि एक बहुत बड़ी इस्लामी रियासत है, एक एटॉमिक कुव्वत है, उसके 3 मरतबा जो है वो वजीर आजम रहे। अब वो अलग बात है कि उनको हमारी अदलिया ने छुट्टी देकर बाहर भेजा मुल्क से, या जो मामला थे वो सियासी सब खेल है। अगर सियासी खेल खेलते हुए उनके साथ अगर उनको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा तो वो बात अलग है, क्योंकि अगर पासपोर्ट इशू नहीं करेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो मैं ये समझता हूँ मियां नवाज शरीफ के लिए एक और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको फिर वहाँ पर UK के अंदर जो है असाइलम भी मिल जाएगा और वहाँ पर वो अपनी जो ना सियासी पनाह का भी दरख्वास्त दे सकते हैं। UK बगैर पासपोर्ट के, आपको पता है दुनिया में कहीं भी सफर नहीं हो सकता। तो जब उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो उनके पास जवाब होगा कि जी मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, मैं कैसे सफर करूँ। तो वहाँ पर वो जो है वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो अब हमारे जो आपका सवाल है ये पहले मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी आप जो बात कर रहे हैं कि वो चुटकुले छोड़ने की, वो हीर और राजा की जो कहानी का सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर, राजकुमारी और सिंध के शहजादे नहीं वो अगर राजकुमारी और सिंध के राजकुमारी की बात करेंगे तो फिर सिंध के राजा ने तो फिर जो सिंध फतह कर लिया था ना, तो फिर सिंध फतह हो जाएगा। तो फतह कर चुके हैं सर, जबरदस्ती का सिंध फतह हुआ है। नहीं, फिर पंजाब भी फतह हो जाएगा ना। राजकुमारी जब आएगी तो पंजाब फतह करके आएगी। फिर वो जो हमारी छोटी छोटी सी वो नाचने गाने वाली है ना, भांड बजाने वाली है, ढोल बजाने वाली है, फिर वो रास्ता नापती नजर आएगी, वो रास्ता नापती नजर आएंगी। दूसरी वजह मैं बताऊं आपको, आप सब लोग जो इतने भी तज्जिए कर रहे हैं, जो भाई हमारे न्याजी साहब भी यहाँ बैठे, सॉरी हमारे इमरान भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे न्याजी साहब आपके को वो सिलसिला ऐसा है जहाँ कहीं भी इमरान का नाम आता है ना तो ऑटोमेटिकली मेरी जबान पे न्याजी आ जाता है। तो अब वो बड़ी वालाना मोहब्बत आपकी, जी बड़ी मोहब्बत है जनाब, मैं उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ।
मेरी मोहब्बत है बड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो बात ये है कि वो बहुत अलग है, मैं छोटा था, वो उन्होंने जो वो छोटा था और मैं छोटा ही रह गया, वो बड़े थे बड़े हो गए। अच्छा। तो मैं बात जो कर रहा था कि जब हम अगर बात करते हैं ना उनकी चुटकुलों की, तो आपने देखा होगा ना कि जब बड़े बड़े दरबार सजते हैं ना तो उसमें कुछ लोगों का काम सिर्फ चुटकुले छोड़ना होता है। आप इनको दरबार के हवाले सुन लीजिए। लेकिन बार दफा ऐसा होता है कि चुटकुले छोड़ने वाले ने बड़े ऊंचे मुकाम पे चले जाते हैं। अच्छा। तो अब लोग इनको अगर हल्का ले रहे हैं तो गलत दे रहे हैं। और आगे चलेंगे मैं बात करूंगा कि जहां तक बात यह है कि इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर वो पूरी तरह से ये बात क्लियर है कि ना इमरान नियाजी साहब में ये सलाहियत है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, हम जनाब इस काबिल ही नहीं थे कि हम हुकूमत संभालते, हमें जबरदस्ती हुकूमत दे दी गई। तो जिनको जबरदस्ती हुकूमत दे दी गई हो तो वो उन लोगों से क्या मुकाबला करेंगे कि जिनकी नस्लें सियासत में गुजरी हो। खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ बिलावल की और फिर जरदारी की बात। आपने जो कहा ना कि जरदारी साहब ने जो सिंध की हुकूमत से इस्तीफे देने से इनकार कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएटेड। जो मंजेर सियासतदान का काम यही होता है कि वो बड़ा जीरक होता है। सिंध के अलावा कौमी असम्बली से भी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। सुन लीजिए मैं बात वही करूं। मंजेर सियासतदान का और जीरक आदमी का यही काम होता है कि वो इस तरह से आगे बढ़े कि सांप भी बढ़ जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं आपको पहले ही अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ, पिछले कई प्रोग्राम में मौलाना उनको एक बंद गली में लेके जा रहे थे और उन्हें हो सकता है हमारे प्रोग्राम के जरिए उनको जनाब अली जो ये अकल आ गई हो हमारी बातें सुन के कि ये वाकई मौलाना हमें तो बंद गली में ले जाके फिट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी जो हुकूमतें हैं, जो हमारे प्रोग्राम पिछले हम करते रहे, आज हमारे खासतौर से पीएमटीवी के जो हमारे सीईओ भी बैठे हुए यहाँ पे, वाइस चेयरमैन भी हैं, हमने 2-3 प्रोग्राम किए और उन्होंने सजेशन दी। आप उस पर फौरी तौर पे हुकूमत का जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ और हुकूमत ने वही इकदाम किए जो हमने अपने प्रोग्राम में कहे थे, जो बातें की थी। राइट। तो अब ये चीजें हैं कि अब आप ये वही कहते हैं ना कि छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। हम आगे चलते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि हुकूमत गिराई किस तरह जाती थी, गिराई किस तरह जारी थी और इन लोगों ने क्या गलती की और कहाँ गलती करी। अच्छा, ये आवाज पूरा जी बिल्कुल जनाब, ये तो गेम हुआ है सारा। इमरान साहब आप बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक मुजरिम है, भागे हुए मुजरिम है। अच्छा, पहली बात तो भागा हुआ गलत कह रहे हैं, एक सेकंड, ना भागा हुआ मुझे नहीं सर, मैंने क्वेश्चन से किया, आपका बारी भाई आप उस पर। अच्छा, आपने भागा हुआ गलत इस्तेमाल किया ना, वो प्राइम मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान का जनाब। अच्छा, जैसे ही अतर साहब ने बयान किया कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट उनको दिया जाए। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि जो पासपोर्ट है वो किन टर्म्स के ऊपर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो डिक्लेयर एक क्रिमिनल है पाकिस्तान की अदालतों के अंदर। तो आप उनको वो वाला पासपोर्ट नहीं इशू कर सकते जिसके ऊपर वो किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। वो आरजी पासपोर्ट है, उनको पाकिस्तान जाके बनवा लो, उनको एक आरजी पासपोर्ट आप दें और उनको आप पाकिस्तान वापस लें। ये पाकिस्तान का हक है, बीइंग पाकिस्तानी उनका हक है। फिर वो जब पाकिस्तान में आए अदालतों को फेस करें, उसके बाद वो नॉर्मल पासपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी यहाँ पे बात हो रही थी जरदारी साहब की, तो जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान के नो डाउट एक मजे हुए सियासतदान हैं और ये और उन्होंने बहुत एक प्लानिंग के साथ अपने आप को इस गेम से निकाला है। और अब वो चूंकि वो इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो नहीं बनना चाह रहे, वो ना फजलुर रहमान के हाथों खेलना चाह रहे हैं, ना वो फजलुर रहमान के हाथों बॉल बनना चाह रहे हैं, ना ही एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो वो जो है ना वो इस गेम से बाहर जाना चाह रहे हैं बिकॉज उनकी बैकडोर बहुत सारी वो अंदर थे ही नहीं, जहां तक उनके, मैंने देखा पहले भी आपको भी कहा है, आपसे भी आज करो, जहां मैंने कहा ना ये रस्सा कसी चल रही है, पीडीएम तो बन गई है, छोटी जमातों की बात छोड़ दी, जो बड़ी जमातें थी उनके अपने टारगेट थे, वो जहां उनके अपने जो मफादात थे उस मफादात को उन्होंने पहले रखा था। उसके बाद फिर इज्तिमाई मफाद था, उसमें वो लोग कामयाब नहीं हुए। वो गलती में बताता हूँ आपको, अपने जाती मफाद के अंदर जहां उन्होंने देखा कि हमारी जातियात के ऊपर बात आ रही है, वहां से उन्होंने किकबैक कर लिया। तो ये तो सही है, मैं तो समझता हूँ सही फैसला है ये उनका, नो डाउट उनको लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, उन्होंने अपना फैसला किया कि वो एक खिलौना बनने की बजाय वो डायरेक्शन को निकल गए हैं कि कम से कम जो मेरे पास जो चीज है मैं उसको संभाल सकूं। अगर पंजाब नहीं आता, केपी नहीं आता, कम से कम वो सिंध में एक मेजोरिटी में बैठे हुए हैं,
तो वो कभी भी नहीं हो सकता कि वो जो है इनके पीछे लग के इस्तीफे दें या कुछ इस तरह की। अब मैं बात करता हूँ बीबी मरियम से। बीबी मरियम, आप असल में सारी उम्र आपने जो गुजारी है ना, वो शाह खर्शियों में आपने सिवाय शॉपिंग करने के, बड़ी बड़ी दुनिया घूमने के और अपना क्या नाम है बैग संभाल के बाप के साथ जो है ना वो चार्टर्ड तैयारों में सफर करने के, ना आपको ये पता कि गरीब क्या होता है, ना आपको ये पता कि दुख क्या होता है, गरीबों के क्या मसाइल हैं, क्या दुख क्या होता है। गरीबों के मसाइल आ गए ना, दुख, मैंने दुख का लफ्ज़, आपको ये पता ही नहीं कि दुख होता क्या चाहिए। आपको ये नहीं पता कि जनाब अली आप जनाब 2-3 लाख का सैंडल पहनने वाली खातून, सही है, आपको क्या पता? ये 2-3 लाख छोटे 20 लाख की बात की, छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटे जो गरीब घर में पहनती ना रोजमर्रा के इस्तेमाल से, वो सैंडल पहनने वाली खातून, आप उनकी मैं बात करूँ। आपको क्या पता सियासत? हाँ, आपके बाप ने कुछ सियासत सीखी थी, वो भी सियासत जिन्होंने सिखाई थी वो उनके उस्ताद कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। अब उस्ताद तो उनके अभी तक कायम है। अब वो बात अलग है कि हेडमास्टर चेंज हो गया, फिर दूसरा हेडमास्टर आ गया, तीसरा हेडमास्टर आ गया, चौथा हेडमास्टर आ गया, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी तो वही थी बिल्कुल, और आप तालिब इल्म में थे और तालिब इल्म में रहे अभी तक। तो मैं जो आज बात कर रहा हूँ ना, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप वाकई कौम के साथ मुखलिस होती, और बिलावल बेचारा अभी बचौड़ा है, और लेकिन मैं एक बात कह दूं आपको, चाहे बिलावल हो चाहे आसमा हो, वो बच्चा जरूर था लेकिन बच्चा जीरक हो गया है। उसके बाप की तरबियत है, उसकी नाना का भी खून है, उसकी माँ का भी खून है, और बाप उसका बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सही है। अब बात यह है कि जब तक पीछे से रास्ते और डोरे हिलती रही ना मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब बड़े उछलते रहे, और जब पीछे वालों ने डोरे खींची तो मौलाना भी जनाब अली हाथ पे छोड़ गए। जब इन्होंने देखा कि मौलाना हाथ पे छोड़ रहे हैं, हमें जो मौलाना से इनको क्या चाहिए था, मौलाना से इनको चाहिए था मैन पावर, पब्लिक चाहिए थी, क्राउड चाहिए था, डंडे बरदार चाहिए थे, वो इनको मिलते नजर नहीं आ रहे, तो इसलिए ये भी ठंडे हो गए। अच्छा, गलती जहां की है, और अभी भी उसको गलती को जो है ना अभी कवर किया जा सकता है, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपने 31 जनवरी का टाइम दे दिया। अगर आपने मेरी बात पे अमल नहीं किया तो आप हाथ मलती रह जाएंगी। बीबी मरियम सुन लीजिए, आप समझे ना, सफदर की तो आपने ऐसी तैसी कर दी है कैप्टन की, अब आप अपने बाप की भी ऐसी तैसी कर देंगी। क्यों? कि आपको जो काम करना चाहिए था वो आपने काम नहीं किया। पहली बात तो ये कि जब आप अवाम की फलाह और बहबूद और अवाम के लिए मैदान अमल में लिख ली थी, तो अवाम के लिए कोई आप पॉजिटिव प्रोग्राम लेकर आती कि जी हमारा ये प्रोग्राम है और ये हुकूमत गलत है। मैं नहीं कहता हुकूमत गलत है, नियाजी साहब को हुकूमत रख के तश्तरी में दी गई है, और जिन लोगों ने दी है सबको पता है, मैं बार बार खुल्लम खुल्ला उनका नाम ले चुका हूँ, मुझे बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने बात की, आपने बजाय हुकूमत से लड़ने के आपने एस्टेब्लिशमेंट को अपना हरीफ बना लिया, एक बात। दूसरी बात यह कि आपने आवाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं दिया, आप गिलगित बल्तिस्तान के पीछे लग गई जहां से कुछ मिलना नहीं था। आपने जो टाइम वहां बर्बाद किया और बिलावल के साथ एंगेजमेंट लड़ा के वहां पे जो ना वो जिसे कहते हैं खाने और ये सब जियाफतें, ये सारा आपने टाइम बर्बाद किया, कौम का पैसा बर्बाद किया, कौम का वक्त बर्बाद किया। अगर वही टाइम आप पंजाब हुकूमत में लगाती कोई बात नहीं था। अगर आपको चौधरी बिरादरान के पास जाके बैठना पड़ता ना, जैसे इमरान नियाज़ी साहब ने जाके उनके पाँव पकड़े, पाँव दबाए, उनकी 3-4 घंटे मालिश की पाँवों की, उसके बाद जनाब अली वो लड़ लेके वहां से। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? यहाँ पे मैं अच्छा वो मुलाकात करने गए, उनके कदम पाँव दबाए। मैं सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा जी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जिनको नवाशिश ने अपॉइंट किया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की साइड नहीं इस वक्त ले रहा, लेकिन पाकिस्तान का जो एक शहरी है ना वो इस वक्त पाकिस्तान के अदारों के साथ खड़ा है। सर मैं आपकी बात सुनूंगा, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। पाकिस्तान का कोई शहरी किसी भी इदारे के साथ इस वक्त तक नहीं खड़ा होगा जब तक पाकिस्तान के आम शहरी को उसका वो हुक नहीं मिलेगा, वो हक नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान ने उसको देना था, जिसके मकसद के लिए पाकिस्तान बना। ये इंटरप्रिटेशन आपका बिल्कुल गलत है। मैं आपकी इस बात पे नहीं बोल रहा। ठीक है, एक सेकंड नहीं, मैं अपनी बात जो बात कह रहा है पूरी कर, मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूं, फिर आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। मैं जो बात कहने जा रहा था वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई है कि आप जो मरियम बीवी, आपने जो वहां वक्त बर्बाद किया, जो जाया किया, अगर आपको वाकई पाकिस्तान से और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मोहब्बत थी, अगर आप चाहती थी कि वाकई आपकी जमात चाहती थी और पीडीएम चाहती है, पीडीएम अगर चाहती है
कि वाकई पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती कायम हो, तो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना था? आदमी कुर्बानी देता है अपने घर से, आदमी कुर्बानी देता है अपनी जेब से, आदमी कुर्बानी देता है अपने माल मता धन और दौलत से, उसके बाद अवाम के पास जाता है। ठीक है? और आपका माल मता, आपका धन दौलत क्या था जनाब? पीडीएम के पास, नून लीग के पास सबसे पहले था पंजाब असेंबली। अगर आप उस पंजाब के सबसे बड़े डाकू के पास, जहां इमरान न्याजी साहब पहुंच के भीख मांग के जनाब अली अपनी हुकूमत बचाने में काम हो गया, अगर आप उसको अपने हाथ में काबू कर लेती, आपको इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस करने की जरूरत नहीं थी। पंजाब असेंबली के अंदर से आप पंजाब हुकूमत को चेंज कर सकती थी, भले आपको चौधरी बरादरान को जो ना चीफ मिनिस्टरशिप देनी पड़ती। नहीं, आप अभी खुद कह रहे हैं कि वो डाकू है। वो बकौल न्याजी साहब के, बकौल न्याजी साहब के मशवरा दे रहे हैं डाकू हैं। नहीं, बकौल न्याजी साहब के, ना मैंने कहा बकौल न्याजी साहब के, इमरान न्याजी साहब के, इमरान न्याजी के आपने खुद कहा। नहीं, इमरान न्याजी साहब के ये अल्फाज है पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। जी जी, इमरान न्याजी साहब के ये अल्फाज है, रिकॉर्ड पर है, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। नहीं, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, मैंने कहा है, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान न्याजी साहब के ये अल्फाज है। उनके पास जाके भीख मांग के उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया। यही काम बीबी मरियम अगर आप करती सबसे पहले, और जरदारी साहब भी तैयार हो जाते, ठीक है, मेरी सूबे की हुकूमत महफूज है, मैं पंजाब में गेम खेल लूं, अपने हाथ में रख के शतरंज की बाजी, फिर गेम खेला जाता है। सुनिए मेरी बात, जो अगर ये काम, मैं तो बता रहा हूं, अगर आपको काम करना था, जब पंजाब की हुकूमत अगर तब्दील हो जाती और पीडीएम के पास आ जाती, तो अब क्या होता? हुकूमत के मुखालिफ बड़ा सूबा हो जाता, एक बड़ा सूबा, फिर एक दूसरा सूबा, जो कि दो बड़े सूबे हैं पाकिस्तान के। उन दोनों सूबों के अंदर जब मरकजी हुकूमत कायम नहीं रहती, तो हुकूमत की रिट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती, और जिन लोगों ने न्याजी साहब को तश्तरी में रख के हुकूमत दी थी, वो भी सोचने में मजबूर हो जाते, और वो अब तक न्याजी साहब को फारिग कर चुके होते। ये दिसंबर से पहले कहानी मुक चुकी होती, लेकिन आपने बर्बाद किया टाइम वहां पे, तो आपको और अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, क्या करें, अभी भी वक्त है जी, अभी भी आप इस तहरीक को दोहरा सकती हैं। आपने 31 दिसंबर और 31 जनवरी का जो टाइम दिया ना इमरान न्याजी साहब के इस्तीफे का, उससे पहले आपको पंजाब हुकूमत के अंदर जो ना इन हाउस तब्दीली लानी होगी। नामुमकिन है इन हाउस तब्दीली, नहीं, हर चीज मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर चीज मुमकिन है। चचा है वो तो नहीं चाहते, चचा भतीजे सब मान जाते हैं, नहीं सब मान जाएंगे, नहीं वो नहीं चाहते कि ये मरियम नहीं, पाकिस्तान के पास था, मरियम को चाहे नहीं चाहे। और पंजाब के जो एमपीज हैं वो सारे मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कंट्रोल में, ठीक है, तो हमजा शहबाज की हुकूमत बन जाए। मैं तो ये कह रहा हूं पंजाब जो न्याजी साहब तो चाहते ही नहीं कि हुकूमत बने। कौन नहीं चाहते? हमजा शहबाज नहीं चाहते। नहीं, क्यों नहीं चाहते? अगर देखिए, अगर हमजा शहबाज नहीं चाहते जी, और शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग की हुकूमत बने, तो इसका मतलब ये हो तो अपनी जमात के साथ भी गद्दार है। अच्छा, अपनी जमात के साथ भी गद्दार है, बिल्कुल जमात। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये गद्दारी है, ये गद्दारी है, ये गद्दारी है, इसको टाइम सेविंग कहते हैं, ये गद्दारी है। अभी तक इनकी फैमिली पॉलिटिक्स भी चल रही है, ठीक है, नून लीग के अंदर। और दूसरी बात, यहाँ जो अभी आपने बात की है ना, कि मैं सॉरी उसको थोड़ा सा दूसरे एंगल पे लेके जाऊंगा, कि बजाय रस्सागिरी करने के, मरियम साहिबा अगर जितना पैसा लगा रही हैं, या जितने भी ये सियासतदान लगा रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने में, लेके आने में, जलसे में, आप क्या कहते, आपका क्या नजरिया है कि इतने पैसे से क्या कोई अवामी फलाही प्रोग्राम नहीं स्टार्ट किया जाता? तो मैंने कहा ना, इन्हें कोई अवाम की सहूलत के लिए, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी अपने कहा था कि इन्हें जो पैसा इन्होंने रस्सागिरियों को देना है या दूसरी तरफ इन्वेस्ट करना है, वो अवाम के ऊपर करें, और अपने नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में ऑटोमेटिकली नस्लें चली आ रही हैं। इसका जो दादा था वो किसी का दादा मरियम नवाज का क्या था, उस सुबह अफसरों के घर पहुंचा था टोकरी लेकर, तो उसके दादे की वजह से तो नवाज शरीफ साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बने और वजीर खजाना बने। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ये नोटों के बाहर खड़े होते थे। बिल्कुल एग्री। अच्छा, एक सेकंड, फारूक डोगर साहब, आपने बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट दिया जी। तो नवाज शरीफ के दादा के यानी मरियम नवाज के दादा के पास इतना पैसा था, एक मिनट,
इतना पैसा था तब वो नोटों के टोकरे लेकर खड़े होते थे और आपने कहा कि उसी की बदौलत मियां साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर वो बने थे, चीफ मिनिस्टर। तो इसका मतलब ये है कि जो अब ये मनी ट्रेल मांगी जा रही है मियां साहब की वजारत संभालने के बाद, इसका मतलब उनके पास पैसा पहले से था, वो फकीर नहीं थे, गरीब नहीं थे। उनके पास पैसा था, पॉलिटिक्स में आपने कहा नहीं, आपने कहा उनको प्राइम पंजाब की जो थी वज़ीर आला की शिप जो मिली है उनको, वो उनके बाप ने पैसा देकर हासिल की है। इसका मतलब ये कि वो सियासत में आने से पहले उनके पास पैसा था, लेकिन वो तो कहता हमारे पास है ही नहीं। वो तो देख लिए, वो तो कहता मेरा तो मैं आपकी बात कहते हैं पैसा है, वो कहते हैं मैं नहीं कहता, मैं आपकी बात दोहरा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ है, मैं तो कह रहा हूँ था, तो जब था तो मैं भी कहता हूँ, तो फिर ये आप उनको बार बार जो है ये कहते हैं कि जनाब अली नवाज शरीफ ने पैसा कहाँ से बनाया, उनके पास तो पैसा है, एक बार वो 100 अरब कैसे बन गया, ओ मेरे भाई एक कौन सा ऐसा बिजनेस है, वन मिनट बताइए कौन सा कारोबार है, 1 मिनट में बताता हूँ कारोबार क्या है जी, क्या कारोबार। आपका जो जनरल रिटायर हुआ है जी, जिसने बाहर जजीरा खरीदा है, उसकी क्या तनख्वाह थी, हो सकता है पीछे अमीर हो, नहीं हो सकता है, क्या मतलब यहाँ प्रूफ है कि है, ऐसा ना आप एक तरफ आप आवाम की बात करें, आप बताइए एक बताइए आपका जो बात करते हैं, एक नहीं 10 जनरल जो जजीरे ले लेके बैठ गए, उनके पास पैसा कहां से आया, उनके पास गवर्नमेंट सर्वेंट के पास पैसा कहां से आया, नहीं यार एक साल का अमल करें आप ये बताइए मुझे, जिम्मेदार है जी, कोई नहीं है फैमिली वाइज, दिखाइए दो, मुझे दो दिखाइए, बहुत है मुझे, आप देखिए आप अब तक तो मनी ट्रेल ला नहीं सके यार, नियाज़ी साहब की आप बातें करते हैं, आप लेके बैठ जाते हैं। आप ये बताइए कल का जो है ना वो टाइपिस्ट, कौन सा टाइपिस्ट जो आज मलिक रियाज बना हुआ है जी, किसने बनाया उसको, मलिक रियाज किसने बनाया, आप बताएं मुझे, आप बताइए पैसा कहां से आया, पैसा कहां से आया उसके पास, करप्शन का, वो कैसे आजाद घूम रहा है, किसको खिलाया, वो कैसे आजाद घूम रहा है, तो ये आप बता, इदारा को खिलाया यार, सारे काम इदारों के साथ मिलकर कर रहा है यार, करप्शन है, सारे काम इदारों के साथ, सबसे बड़ा काम जो इदारों के साथ मिलकर कर रहा है वो मलिक रियाज, वो क्यों बाहर घूम रहा है, देखिए पाकिस्तान में करप्शन है, देखिए मैं आप सबकी बातें मान रहा हूँ, आप अपने बयानिए को तो तसल्सल से रखें, आप ये कहें कि आप क्या बताने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर डाकू है, एक तरफ आप ये कहते हैं, हम भी मानते हैं यार, मैं भी कहता हूँ लेकिन उसने अवाम को भी बहुत कुछ दिया है, पाकिस्तान को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज शरीफ ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। अच्छा ऐसा नियाज़ी साहब 10 मरतबा पैदा हो जाएंगे, वो काम नहीं कर सकते, इसी बात पे आ जाते हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को दिया है। लाहौर, आज मैं सिर्फ लाहौर की बात करने लगा हूं, आप तो खुद लाहौर का पानी इन्होंने कितने साल गवर्नमेंट की है, 10 साल तो की होगी, ज्यादा की है, 15 साल की होगी, 20 साल की होगी, 20 सालों में ये लाहौर के अवाम को साफ पानी नहीं देते, क्यों नहीं देते, आज बात, एक सेकंड ना वजह बताइएगा, बाद में वजह बताइएगा, 20 साल एक बंदा गवर्नमेंट में रहा, मैं 30 साल नहीं लेता, 20 साल गवर्नमेंट के अंदर रहा है, वफाक में भी और पंजाब में भी, और लाहौर के, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, वहां पे जो हेपेटाइटिस की रेशियो है ना, वो जाके चेक करें, ठीक है। अब मैं इसका जवाब दूं आपको, जी कितने साल, मैंने 20 साल बोला, इससे ज्यादा ही होंगे, ठीक है। नवाज शरीफ सियासतदान नहीं, सियासतदान नहीं मैं उसे कहता, वो तो बिजनेसमैन था, चलो बिजनेसमैन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, सिर्फ नवाज शरीफ को कहा जी, मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जी, वो भी 30 साल से हुकूमत ऐसे ही शुरू से करती है, बिल्कुल कराची को खंडर कर दिया, क्या दिया कराची को, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो हमें सुन तो ना यार, आगे मुझे बात तो करना चाहिए, आपने पंजाब का गा दिया, मैंने कराची का दिया, सिंध का जो रोशनियों का शहर था, क्या दिया इन हुकूमतों ने सियासी, कश्मीर दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि अपने बता ट्रस्ट थे, अपनी चीजें अपने ट्रस्ट से आ गए, अपने ट्रस्ट थे, अपने ट्रस्ट थे, चीजें खा गए, ठीक खा गए, आप भी मानते हैं इन लोगों ने खा लिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान, कुछ नहीं दिया, सवाए कर्जों। अब आप बताइए, जो वो 11 साल ज़ियाउल हक ने हुकूमत की थी, इनके ऊपर तो फिर भी मैं कहता हूं, इनकी जो हुकूमतें थी सियासतदानों की, ये टोटली जमहूरियत नहीं थी, ये जमहूरियत थी अंडर, एक मेरी बात पूरी करने देगा,
जो डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में कायम रही 11 साल ज़ियाउल हक की, और इधर भी तकरीबन 11 साल किसकी, परवेज मुशर्रफ की, उन्होंने क्या दिया? अच्छा, उन्होंने क्या दिया? अच्छा, जहां पे आप पानी, एक सेकंड, पानी साफ क्यों नहीं हुआ? सिंध रोशनियों का शहर क्यों, कराची क्यों नहीं बना? जनाब और मुशर्रफ के दौर में कराची था। यार आप ये बात पूरी करने दें यार, मैं कराची की पैदाइश हूं, मुझे पता है क्या था क्या नहीं था यार। आप बातें कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मुझे आप पंजाब की सरहद की, बलोचिस्तान की एक मोहल्ले का नाम बताइए, मैं गली का नंबर बताऊंगा आपको। क्या बात, हमने वर्क किया यार, हमने वर्क किया, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही आगे तरक्की हुई। मैं ये कह रहा हूँ तरक्की हर दौर में हुई है, एक सर्टन कॉज के ऊपर, एक सर्टन एरियाज के ऊपर। मेरा सिर्फ सवाल ये है, ये हम सियासतदानों को कंडम कर देते हैं, बिल्कुल खत्म, ये सब लूट के खा गए, इन्होंने बर्बाद किया। लेकिन हमारे जो इदारों ने गवर्नमेंट करी, जो इदारे गवर्नमेंट में रहे, उनके ऊपर कोई पूछने वाला था नहीं था। फिर वो तरक्की क्यों नहीं हुई? आज एक मिनट बात पूरी करने दी। आज जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के अंदर कितने रिटायर्ड आर्मी अफसर लगे हुए हैं की पोस्टों के ऊपर? उस गवर्नमेंट के अंदर कितने हाजिर अफसर लगे हुए की पोस्टों के ऊपर? यार सुन, मेरी बात तो कहने दीजिए यार, हर दौर में आते हैं। फिर आप कर लीजिए प्रोग्राम, मुझे क्यों उठाया आपने यार? बात तो पूरी करने दीजिए मुझे, जुमला तो पूरा करने दीजिए, जुमला तो पूरा करने। हर दौर में लगते हैं, आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात को लेके आ रहा हूँ, हर दौर में लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, झट बनाने नहीं लगते वहां पे, सारा जिम्मेदारी सोचिए उस तरह के ऊपर, बिल्कुल सब पे ऊपर है। बेच के खा गए हमारे मुल्क को, लूट के खा गए हमारे मुल्क को, बर्बाद कर दिया हमारे मुल्क को। इन्होंने किसी इदारे को पलटने नहीं दिया आज तक। यार आप बात कर रहे हैं, बात तो नहीं कर रहे हैं। सियासतदानों को झोंक दीजिए आपके अंदर, सियासतदानों को झोंक दीजिए आपके अंदर। ये हमारे जितने जिम्मेदार, वफादार, मुल्क वतन, पाकिस्तान का दिफा करने वाले, पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले दुनिया भर से, इन्होंने इन लोगों को क्यों आज तक पनपने दिया? क्यों तकरीर होती रही पाकिस्तान की असेंबली के अंदर? पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने क्यों रिएक्शन नहीं लिया? क्यों जलसों और जुलूसों के अंदर तकरीरें होती रही जनाब पाकिस्तान के खिलाफ? इन्होंने क्यों उनको पनपने दिया? क्यों नहीं छोड़ा? ये चोर है, ये बड़े मुजरिम है, ये जिम्मेदार है। अगर नहीं, ये मेरा नुक्ता नजर नहीं है, ये आवाम का नुक्ता नहीं है। ये बात में आवाम के दिलों में ठूस ठूस कर डालूंगा कि ये असल जिम्मेदार पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ हमारे इदारे हैं। इन्होंने क्यों उन लोगों को लगाम नहीं दी जो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे? उन्होंने क्यों लोगों को जनाब यानी गर्दन से नहीं दबोचा? पाकिस्तान के शहरी इनके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े। अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस है तो ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। नहीं, ये बात पूरी करने दीजिए जनाब। आप बात ये है कि आपने आज इनको बुलाया था, आपने क्या नाम है, इमरान खालिद ऐवान साहब को। मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब बात कोई करता है ना तो उसको बात करने का, बताने का पूरा मौका दिया जाता है। जब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बात कहने नहीं देंगे, तो फिर मुझे आपने बिठाया क्यों यहाँ पर? तस्दीक किस चीज पे करा रहे हैं आप? बात यह है कि पाकिस्तान के हमारे मुसल्लह अफवाज और हमारे अस्करी इदारे के अंदर जो काली भेड़ें शामिल हुई है, सबको बुरा कभी नहीं कहा मैंने, ना सबको कभी बुरा कहता हूं। मैं अपने सोल्जर को, अपने जवानों को सलाम पेश करता हूं। मेरे अपने घर से यार, आप हम खुद इस इदारे से वाबस्ता रहे, अपने खानदान में रहा, मेरा घर, मेरे अपने सगे खून ब्लड इसमें शामिल रहे, मैं कैसे उनको बुरा कह सकता हूं? लेकिन जो सुनिए बात नहीं करेंगे, ये जो काली भेड़ें इसमें शामिल हो गई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मफादात के ऊपर अपने जाती मफादात को तरजीह दी है। जिस तरह मैंने कल कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये एनआरओ लेके आने वाला, ये एनआरओ लेके आने वाला, ये एनआरओ देने वाला बार बार चीख रहा है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये एनआरओ दे के, चले ठीक है, आपके जनरल साहब को, भाजपा साहब को आया है, एनआरओ लेकर उनसे आया है। जी, उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट से जरूर आगे कीजिएगा। मैं जरा अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करना। नहीं, आप इनसे तो आप ले लीजिए मेरी बात के ऊपर कमेंट आगे, आप प्रोग्राम को थोड़ा लंबा कर दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, मैं चाहता हूं पार्ट बोले आप, पार्ट जो है ना, इसको हम नहीं पार्ट 1 कर लेते हैं, लेकिन अभी असल में टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।